यूसीसी के मुद्दे को लेकर शुरू हुई सियासत, विपक्ष ने स्थानीय मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। बीजेपी ने यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस को बताया कंफ्यूज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुरी जनता को दी सौगात, कई योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। बीजेपी के जिला कार्यालय का भी किया भूमि पूजन। पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने उत्तराखंड में करेंगे बड़ी रैली। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 1 महीने चलेगा महाअभियान। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तय होगी रणनीति। केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर लगी 25 मई तक रोक। खराब मौसम के कारण रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक। कल 18,000 लोगों ने किए बाबा केदार के दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और 30 जून तक सरकार के पास कमेटी ड्राफ्ट भी आ जाएगा। यूसीसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए यूसीसी का सहारा ले रही है। प्रदेश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के विकास में रोड़ा बन रही है। कभी कांग्रेस यूसीसी का समर्थन करती है तो कभी विरोध। कांग्रेस को खुद पता नहीं कि सरकार के निर्णय से आम जनता को कितना लाभ पहुंचेगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी छिपा रही है अपनी नाकामियां, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है। दोनों ही पार्टी यूसीसी के मुद्दे पर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को कंफ्यूज बता रही है, तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए यूसीसी का सहारा ले रही है। बिना पार्लियामेंट में पास हुए, राज्यसभा और लोकसभा में पास हुए और राष्ट्रपति को जाता है, तब ये होता है। राज्य का विषय ही नहीं है, क्योंकि ये संघीय ढांचा है हिंदुस्तान का। अलग अलग राज्य इसमें हैं और अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग नियम कानून, अलग अलग जातियों के वो बटे हुए हैं। तो इसमें ये संघ का विषय है और संविधान में इसके लिए प्रदत्त धाराएं हैं, उसका अनुपालन होना जरूरी है। ये तो केवल और केवल अपनी नाकामी से लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश मात्र ये है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री ने चुनाव में जनता से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। चर्चा के उपरांत, सेमिनार वर्कशॉप के उपरांत, सभी जो सुझाव आए हैं उसके उपरांत सरकार ने ये निर्णय लिया है और अब उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। 31 जून तक वो तैयार हो जाएगा। हमारा कमिटमेंट है, हम संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है समान नागरिक संहिता लागू की, हम उस व्यवस्था को लागू करेंगे। कांग्रेस के मित्र कभी इसकी प्रशंसा करते हैं, कभी इसकी आलोचना करते हैं। उन्हें स्वयं ये नहीं मालूम कि समान नागरिक संहिता लागू करने से प्रदेश और देश में सभी लोगों को एक समान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर न्याय मिलेगा, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मोदी सरकार के 30 मई को 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में बीजेपी देश भर में 30 मई को 30 जून तक महासंपर्क अभियान के रूप में मनाने जा रही है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि मोदी सरकार के इस 9 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य इस संपर्क अभियान के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें देश भर में पार्टी के 16 लाख कार्यकर्ता करोड़ों लोगों से संपर्क स्थापित कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने का कार्य करेंगे। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 9 वर्षों में देश ने अद्वितीय सफलताएं प्राप्त की हैं। सभी योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है और आगे
कम से कम 16 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर में करोड़ों लोगों से संपर्क करेंगे और साथ ही एक लोकसभा में कम से कम 250 ऐसे विशिष्ट जनों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं उनसे संपर्क करने का भी अभियान चलाया जाएगा। 30 मई को केंद्र सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून तक पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी पूरे देश में 51 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में एक जनसभा उत्तराखंड में भी आयोजित की जाएगी। जनसभा पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी बताएं कि इन 9 सालों में उत्तराखंड में कौन सी 9 काम किए गए हैं। साथ ही कांग्रेस नेता ने सवाल खड़े किए कि सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे उनकी क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं तो स्वागत करते हैं उनका। प्रधानमंत्री आते रहते हैं, बहुत बार आए हैं तो, लेकिन हमारा कहना ये है कि कम से कम जिन सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, उपलब्धि जहां तक भाजपा बताने की बात कर रही है, तो केवल ये तो बता दे कि क्या वो गांव लिए हुए गोद लिए हुए गांव अभी गोद में ही बैठे हैं या चलने फिरने लायक भी हो गए हैं। कम से कम भाजपा के सांसदों को या भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। इन्होंने कहा था विधायक भी गोद लेंगे गांव, वो गांव कहाँ खोए हैं, वो मिले कि नहीं मिले वो गांव, उनको भी ज़रा ढूंढ लें, उनको भी बता दें। और दूसरी बात कि वे 9 साल की 9 उपलब्धि बता दें हमारे लिए, वो क्या नया काम उन्होंने किया। जितने भी काम यहाँ हो रहे हैं वो सारे काम यूपीए की सरकार में हो रहे हैं। देहरादून के जिला अधिकारी कार्यालय में हर सोमवार की तरह आज भी जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून के निवासियों ने जिला अधिकारी सोनिका को प्रशासन से जुड़ी शिकायतों के बारे में अवगत कराया। इस दौरान करीब 90 शिकायतें मिली, जिसमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया, तो वहीं कई के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। शिकायतें हमारे यहाँ आई हैं और बिजली, पानी, शिक्षा से रिलेटेड तो थी ही, पर लैंड से रिलेटेड काफ़ी शिकायतें थी। स्पेशली अड़ोसी पड़ोसी का विवाद हो गया या कब्जे का विवाद हो गया, इस तरह की शिकायतें। यमुना मसूरी पंपिंग पेयजल योजना का कार्य पूरा हो गया है। उत्तराखंड पेयजल निगम ने इस परियोजना का सफल परीक्षण किया, जिसके बाद यमुना से पानी की सप्लाई शुरू हो गई। वहीं योजना के सफल परीक्षण होने से अधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि 144 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना का लाभ मसूरी वासियों को 2052 तक के ले सकेंगे, जिससे अब मसूरी में पानी की किल्लत नहीं होगी। प्रोजेक्ट्स आरके इंजीनियर्स सेल्स लिमिटेड, इसका परीक्षण 100% सफल रहा है और जहां तक मसूरी वासियों को इसका लाभ पहुंचाने की बात है, अगले कुछ दिनों में वो लाभ परिलक्षित होगा। हम लोग जो है हर घर को पानी देने में सक्षम होंगे। पानी की व्यवस्था को बनाए रखना अगले 30-35 साल तक, ये जो स्कीम हमने बनाई है, ये अगले 2052 या 56 तक हम लोगों ने डिजाइन ईयर किया है। हर एक घर में, हर एक नल में ये पानी निर्बाध तरीके से जाएगा। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध। सीजन का पहला जंगली फल काफल लोहाघाट बाजार पहुंच गया है। हालांकि व्यापारियों को काफी कम मात्रा में काफल उपलब्ध हो पाया है, जिस कारण ये 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। काफल व्यापारी ने बताया कि इस बार काफल 15 से 20 दिन देरी से बाजार में आया है। शुरुआत में काफल के दाम काफी तेज हैं, लेकिन जैसे जैसे काफल की आवक बढ़ेगी दाम नीचे आते जाएंगे। वहीं स्वाद और गुणवत्ता से भरपूर काफल क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं के रोजगार का सशक्त माध्यम बन रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि इस टाइम मौसम का जो है थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। यहाँ पहाड़ में एकदम ठंड भी पड़ गई। काफल नहीं तो आज से 10 दिन पहले चल जाता। काफल की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें से। गांव की औरतें भी उद्योग से जुड़ी हुई हैं। काफल जंगलों से तोड़ के ला रही है, दिन भर तोड़ती हैं और सवेरे कम से कम नहीं भी तो 6 बजे मार्केट में पहुँच जाता है। ये इस टाइम काफल 200 रुपये किलो करीब बिक रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान इन दिनों लगातार बदलते मौसम पर नजर बनाए हुए है। संस्थान लगातार चेतावनी के साथ अलर्ट जारी कर रहा है। इसी बीच हिमस्खलन की रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नीलकंठ हिमशिखर से बर्फ बहकर नदी की ओर आती दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें सहस्त्रधारा के दूसरे छोर पर 6500 मीटर ऊंचे नीलकंठ पर्वत की है, जिसे देख सकते हैं
कि ऐसे बर्फीली चोटियों से बर्फ का गुबार नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस हिमस्खलन से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। हरिद्वार के बहादराबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। गोकशी की सूचना पर पुलिस और रुड़की सीआईयू की टीम छापेमारी करने पहुंची, जिसमें एक पुलिस जवान घायल हो गया। वहीं जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश भी घायल हो गए। 15,000 का इनामी बदमाश रात का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। सभी घायलों को इलाज के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी ने बदमाशों को पकड़ने वाली टीम को 10,000 रुपए के इनाम देने की घोषणा की है। बदमाशों के पास से 102 तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और गोकशी के लिए उपकरण की गई गाय जब्त की गई है। बाद में कुछ बदमाशों के साथ पुलिस और जो हमारी सीआईयू की टीम है, एक सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई थी कोर कॉलेज के पास, और मौके पर जो है जब अभियुक्तगणों द्वारा फायर किया गया तो इसमें जवाबी फायरिंग में एक जो सावेज करके बदमाश है, जो इसके पैर में गोली लगी थी। मौके से 2 लोग फरार हो गए थे, जिनकी बाद में कॉम्बिंग के दौरान जो बिलाल है, वो भी सहारनपुर का रहने वाला है, उस पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसको पकड़ा गया था और भागदौड़ के दौरान उसकी टांग में टूट गई थी, जिसको भी अस्पताल रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया। समझ जानकारी से ये बात आई थी कि हरिद्वार में कुछ थाना क्षेत्रों में गौकशी की काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए थे, जिसमें हमारे मुकदमे भी दर्ज थे, और ये अभियुक्त लगातार सहारनपुर से आकर यहाँ पर गायों को चोरी कर ले जाना, या जो ऐसे स्ट्रीट पर गाय वगैरह छोड़ दी जाती है उसको ले जाते थे और गौकशी करते थे। चूँकि यह गैंग लगातार सक्रिय था इसमें और इनके आने की सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर आकर फिर ये गौकशी और अन्य घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो इस पर ये कार्रवाई हुई है। इसमें एक जो अभी फरार हुआ है, इसमें बिलाल नाम का है, उस पर भी करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 15,000 का इनाम भी यहाँ ज्वालापुर कोतवाली से इसकी गिरफ्तारी हो चुका है, तो उसके लिए भी टीमें हमारी लगी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किसानों के मुद्दों को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक सरकार ने नहीं किया है और न ही अभी तक फसलों का सार्थक मूल्य तय किया गया है। साथ ही असमय बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों पर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं करण महारा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार संवेदनहीन है और सरकार को किसान के नुकसान से कोई मतलब नहीं है। अगर 1 महीने के भीतर इन तमाम मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस उत्तराखंड के समस्त जिलों में सरकार को घेरने का काम करेगी। फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकले और किसानों का बकाया भुगतान हो जाए और समर्थन मूल्य में कुछ बढ़ोतरी हो तो हम फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे बारिश में असमय बरसात से लोगों की गेहूं की फसल खराब हुई है, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इस सरकार ने 1 भी रुपया किसानों के मुआवजे की बात नहीं की। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उनको किसानों का नुकसान का कोई मतलब ही नहीं तो और सरकारें होती अभी तक मुआवजा घोषित हो चुका होता गेहूं का और अन्य चीज़ों का। सुशासन की बात करते हैं, इनके मंत्री सड़कों में लोगों को पीट रहे हैं, तो सब यही चल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा है। लोहाघाट के सरयू नदी में नहाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिसके साथियों के हल्ला मचाने पर एसएसबी के जवानों ने युवक को नदी से बाहर निकाला और 108 के जरिए उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं युवक की मौत पर परिवार और गांव में कोहराम मच गया। इसी बीच लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कई बार जल पुलिस की तैनाती की मांग की गई, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते पंचेश्वर में लोग नहाने के दौरान हादसों के शिकार हो रहे हैं। में कुछ दोस्त घूमने गए थे तो वहाँ पे ये डूब गया था। फिर इसको यहाँ लाने तक तो इसको ब्रॉड डेड था। जब यहाँ लेके आए थे तो कुछ था नहीं शरीर में। हमने कुछ सीपीआर देने की भी कोशिश करी, रिवाइव करने की कोशिश करी, पर कुछ था नहीं तो बचा नहीं सके उसको। परिजनों को सौंप दी। दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के आयोजक के लिए सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 2023 यहाँ पर आयोजित हुआ, तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड यहाँ देवभूमि है, वहीं ये आयुष भूमि भी है।
आयुष के साथ साथ योग भूमि भी है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उससे तमाम प्रकार की जो चर्चा होती है, जो उसमें एक मंथन होता है, चिंतन होता है, उसमें से सकारात्मक रूप से तमाम सारे चीज़ें बाहर आती हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा होती है। तो कहीं न कहीं जो हमारा संकल्प है कि इसको आयुष का प्रदेश बनाएंगे, आयुष हमारी पहली प्राथमिकता है, उस दिशा में ये बहुत कारगर होगा। मैं इसके आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूँ। होम्योपैथिक का कोई बाहर की जर्मनी की नहीं है, ये लोगों में भ्रम है। ये भारत की पुरातन और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ, और आज मेरे भारत सरकार में मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जिम्मेवारी हमारी छोटी सी थी। मैं वर्षों तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उन्होंने आयुष मंत्रालय अलग से बनाया 2014 में, ये एक मिसाल के रूप में, और निश्चित रूप में वो चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो धरती है वो इसके लिए उपयुक्त है। और लिटरेचर और देन फ्यूचर, तो हमारा निश्चित रूप से इस देवभूमि में मैं आया। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर जी धामी का जो मैं देख रहा हूँ, जो विकास हो रहा है उत्तराखंड का, सार्वभौमिक विकास, और निश्चित रूप से आयुष हमारा प्रदेश बने, यह जो उनका संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज होम्योपैथिक दिवस पर जो ये सम्मेलन हजारों लोग आए, उनको बधाई देता हूँ। उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की मर्यादा और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता के लिए उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मर्यादा के तहत एक विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत तीर्थ स्थलों पर हुड़दंग और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि अभी तक ऑपरेशन मर्यादा के तहत 7 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही 2000 से ज्यादा व्यक्तियों का चालान भी काटा जा चुका है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पुलिस की छवि खराब करने वालों के विरोध में भी पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। 2 इशू उठा दिए। एक है हमारा ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा हमने बार बार अनुरोध किया, पिछले वर्ष भी चलाया था, इस वर्ष भी 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर चुके हैं कि जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं धर्मस्थलों पर, तो वो कृपया करके उसकी तीर्थ की मर्यादा का ख्याल रखें। हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, बद्री केदार हो, सब जगह एक तीर्थ की अपनी मर्यादा होती है, उसका पालन बहुत जरूरी है। तो कोई भी आदमी अगर वहाँ की मर्यादा भंग करता है तो उसके विरुद्ध हम ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारा जहाँ रही यूट्यूब की बात, सोशल मीडिया अपना आप में बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है, किंतु कुछ लोग हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए। वो लोगों को भड़का रहे हैं, उनकी भावनाओं को भड़का रहे हैं, पुलिस को नेगेटिव रोल में दिखा रहे हैं। एक वार्निंग भी दे रहा हूँ, अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमें उनके विरुद्ध FIR करनी पड़ेगी, उनको अरेस्ट करना। देश को आज आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी क्षेत्रों में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन गोवा के में डिजिटल माध्यम से किया और उसी तर्ज पर अब देश के अंदर जगह जगह पर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान खुलती जा रही हैं। उसी क्रम में उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में हार्ट वाटर थेरेपी का शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ में भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, भाजपा मेयर उषा चौधरी, पूर्व चेयरमैन शमसुद्दीन शामिल रहे। 21 साल से लोगों की सेवा में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। अभी हमने एक नया सेक्शन इसमें शुरू किया है, PNST, और हॉट वाटर थेरेपी स्टार्ट की है। तो ये अभी जो पेन मैनेजमेंट का एक बड़ा सेक्शन है, जो लोग दर्द से परेशान हैं, बहुत सारे दर्द हैं, उनके लिए ये थेरेपी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बेसिकली ये रेजिमेंटल थेरेपी का एक सेंटर है और हम प्राचीनतम जो पद्धति है इलाज की, उसके ज़रिए लोगों का इलाज करते हैं और इससे लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। ख़ासतौर से उन वाले डिजीज़ में जो बहुत पुरानी डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ है। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा सपना देश को दिखाया है कि वो आयुष को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। तो हमने इसे मॉडर्न पर्सपेक्टिव में और प्राचीनतम पद्धतियों को रखा है। तो ये प्राचीनतम पद्धतियों को मॉडर्न साइंस के, एडवांस साइंसेस के दौर में उससे ट्रीटमेंट करते हैं।
उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा का सीजन चरम पर है। अकेले बद्रीनाथ धाम में ही अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। आध्यात्मिक तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम के साथ साथ सत्यपथ सतोपंथ सरोवर की यात्रा पर भी जाने लगे हैं। इस सीजन का पहला सतोपंथ आध्यात्मिक यात्री दल भी बर्फबारी के बीच सतोपंथ ताल से सकुशल वापस लौट आया है। ट्रैक रूट पर भारी बर्फ होने के कारण एवलॉन्च के खतरे को देखते हुए दल सतोपंथ से कुछ किलोमीटर पहले चक्र तीर्थ टॉप से वापस लौट आया। एनटीपीसी में कार्यरत 150 मजदूरों को बीते 4 माह से वेतन न मिलने के चलते उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। एनटीपीसी के अड़ियल रवैये के चलते कंपनी के मजदूर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी आंखें मूंद कर बैठी है। मजबूरन मजबूर संगठन जिला विविध सेवा प्राधिकरण में शिकायत करते हुए कार्यकारी संस्था के द्वारा उनका भुगतान करने की गुहार प्राधिकरण से लगाता नजर आया। एनटीपीसी में कार्यरत 150 मजदूरों को बीते 4 माह से वेतन न मिलने के मामले में सुनवाई करते हुए प्राधिकरण ने एनटीपीसी को इस मामले में तत्काल समझौता करने के निर्देश दिए हैं। मैं जो हमारे मजदूर हैं और उनकी संगठन के प्रतिनिधि और हम यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, परंतु यहाँ पर बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो एनटीपीसी परियोजना जो हमारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो नियोक्ता जो है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं और अब इस मामले को विधिक सेवा प्राधिकरण से हमारा उससे जो है निवेदन ये था, ये मामला जो है अब लेबर कोर्ट में जो है प्रोसीडिंग के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जो है वो कर दिया जा रहा है। मजदूरों की 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के संबंध में ये जो क्या कहते हैं सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत हमने यहाँ पे अपनी याचिका लगाई थी और जिसमें कि आज हम यहाँ पे आए तो हमारा जो प्रथम पक्ष था हम हो गए, द्वितीय पक्ष था कंपनी मैनेजमेंट, द्वितीय कंपनी, तीसरा पक्ष था एनटीपीसी का। और एनटीपीसी वाले मतलब कोई भी यहाँ पहुँचे उनकी उपस्थिति यहाँ हाजिरी देने के लिए उनको भी लेटर दिया गया था, जो नोटिस होता है यहाँ से, वो नोटिस के जरिए ये वो लोग यहाँ उपस्थित हो नहीं पाए, जिसके चलते वो जज साहब ने हमको ये बोला है कि आपका जो केस है उसको हम लेबर कोर्ट के लिए मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हैं देहरादून लेबर कमिश्नर को। धरना हमारा जारी है। 15 तारीख से क्या करके हम सुबह से ही सारी इमरजेंसी सेवाएं भी मतलब बाधित कर देंगे। लोहाघाट के पाटन पुल के पास बंदरों के झुंड ने एक दुर्लभ प्रजाति के उल्लू के बच्चे पर हमला करते हुए देखा तो सूरज ने बंदरों के झुंड को भगाकर उल्लू के बच्चे को हमले से बचाया और घायल उल्लू के बच्चे को घर ले आया और अपने पिता पूर्व सैनिक ललित सिंह अधिकारी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पूर्व सैनिक ललित सिंह अधिकारी ने लोगों को जानकारी दी। पशु चिकित्सालय में उपचार कराया गया, जहाँ फिलहाल वो ठीक बताया जा रहा है। खराब नहीं है, हल्का सा एक विंग में इसके जो पंख में थोड़ा सा घाव है, लेकिन 1 हफ्ते तक लगभग इसको अपने उसमें रखना पड़ेगा, इनको थोड़ा अपनी निगरानी में। उसके बाद ठीक है। एक तो बच्चा है अच्छी तरह उड़ नहीं पा रहा है। ये मेरे मकान के ऊपर में एक जंगल देवरानी पड़ती है, वहाँ पर मेरा लड़का डॉगी को लेकर के गया था, तो तब तक बंदर इसके ऊपर हावी हुए थे, मार रहे थे। बच्चा है तो मेरे लड़के ने देख लिया तो उसने उठा करके घर में लाया, देखा तो इसका पंख डैमेज हुआ था। फिर मैंने रात को अपने घर में रखा था, तो कुछ खाना आना तो कुछ खा रहा नहीं रहा है, इसका अंदाजा नहीं आ रहा है। इन लोगों से कहा तो इन लोगों ने बोला चलो ठीक है हॉस्पिटल में ले जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने उपचार किया है इसका, भी देखो क्या कंडीशन होती है इसकी। पिथौरागढ़ के यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और कर्नाटक चुनाव के प्रभारी में कांग्रेस की एक तरफा जीत पर जनता का धन्यवाद किया और कहा कि ये जीत पूरे देश में संविधान को मनाने वाले लोगों की जीत है। ये जीत भाजपा के जाने के समय का संदेश देती है, साथ ही भाजपा की तानाशाही के खिलाफ जनादेश है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इसी तरह भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। कर्नाटक की जनता ने एक जनादेश देके इस देश के उन लोगों को या उन सत्ता में बैठे लोगों को एक संदेश दिया है, जो लोग ये समझ बैठे थे कि उनकी तानाशाही हर चीज उनको दिला देगी। आज कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को वहां पे जीत दिलाई है, जो बता रहा है कि आने वाले समय में पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, और ये जीत केवल कांग्रेस की जीत नहीं है, कर्नाटक की जीत नहीं है, ये देश, इस देश में तमाम उन लोगों की जीत है। और ये जो हार है भारतीय जनता पार्टी की एक हार है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये हार इन तमाम मुद्दों की है और ये जीत है कांग्रेस की। इस जीत का श्रेय हम तमाम कांग्रेस के लोगों को देंगे और साथ साथ कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आने वाले ये एक संदेश है कि आने वाले 2024 में कांग्रेस इस देश में काबिज होगी और कांग्रेस की सरकार यहाँ पुनः बनेगी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।